Hello class 11. Welcome back once again in our online classes. Beta, today is our first lecture and today we are going to start the topic 1. We can say the chapter number 1. This is our introductory video. Beta, before starting the topic, let me first discuss about all the thing of the physics. आज हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे. Okay, as we know, this is the pandemic situation that we are facing in this year. जैसे लास्ट ईयर में हम लोगों ने फेस किया था, क्लास 10th में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, वैसे ही एक बार फिर से इस बार हम फिर से फेस कर रहे हैं सेम पैंडमिक सिचुएशन को. इवन इस बार सिचुएशन जो हमारी है या हम सब की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है. पहले के कंपैरिजन में अब की सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना पड़ रहा है. बेटा, वी नो दिस इज़ ओनली अ मीडियम और अ मोड ऑफ अ टीचिंग दैट वी नीड टू फॉलो द होल ईयर, और वी कैन से दिस ईयर. होप प्रोबेबली कि नेक्स्ट ईयर हम लोग को ये फॉलो ना करना पड़े. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, इन सबको देखते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशन करते हुए ऑनलाइन क्लासेस हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स एंड इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट. बेटा, आप लोग क्लास 11th में एंटर कर गए हो. बोर्ड ने जैसे कि हमें बोला कि यू ऑल आर प्रोमोटेड टू द क्लास 11. उसके बेसिस पे 10th की प्री बोर्ड के बेसिस पे आप लोगों का डिसाइड हुआ कि कौन सी ब्रांच आपको मिलनी है. जिनको जिनको भी पीसीबी या पीसीएम मिला है उनके लिए फिज़िक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बेटा, इफ़ यू हैव टारगेटेड टू द आईआईटी और जेईई और टू द नीट, तो उसके लिए फ़िज़िक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. आपके सिलेबस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग पार्ट है दैट इज़ द फिज़िक्स. हमारे पास पीसीबी है एंड पीसीएम है, दो ब्रांचेस हैं. पीसीबी में भी फिज़िक्स पढ़ना है, पीसीएम में भी फिज़िक्स पढ़ना है. ये तो था बेसिक ब्रांचेस के बारे में. अब बात आती है कि अगर हम फिज़िक्स पढ़ेंगे तो कौन सी बुक लेंगे. द मेन कॉन्सेप्ट, द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बेटा, फिज़िक्स के लिए जो हमारी बेस बुक है दैट इज़ द एनसीईआरटी फॉर क्लास 11. इसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. एनसीईआरटी हमारी बेस बुक है, बट जिनको रेफरेंस बुक कंसिडर करना है वो कर सकते हैं. और रेफरेंस बुक में हमें एसएल अरोड़ा लेकर के चलना है. बहुत सी मार्केट में बुक्स हैं, प्रदीप है, बहुत से अलग अलग पब्लिकेशंस की हैं, हम कोई भी फॉलो कर सकते हैं. लेकिन जो एसएल अरोड़ा की बात है दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक और उसमें एरर्स कम हैं. ओके, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है. फिज़िक्स जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं उसमें पेपर का पैटर्न क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसा पेपर होगा, कितने मार्क्स का थ्योरी होगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में. बेटा, जो फिज़िक्स का जो पैटर्न होता है बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसमें 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है एंड 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होंगे. प्रैक्टिकल्स का जो डिवीज़न है और थ्योरी का जो डिवीज़न है वो 70 एंड 30 का होता है. अब 70 मार्क्स में हमारा जितना भी सिलेबस कवर किया जाएगा वो सारा हमारा 70 मार्क्स में आएगा. और 30 मार्क्स जो हमारा होता है वो प्रैक्टिकल के अलग से मिलते हैं. उसका प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट होता है, प्रैक्टिकल किए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं. थ्योरी होता है, उसमें भी वाइवा होता है, वाइवा के बेसिस पे प्रैक्टिकल कराए जाते हैं. प्रैक्टिकल के बाद हमें उसमें 30 मार्क्स तो मिलते हैं. ओके, बात आती है 70 मार्क्स की. 70 मार्क्स का बेटा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो फिज़िक्स में क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, बोर्ड एग्जामिनेशन कभी भी व्हाट इज़ करके क्वेश्चन नहीं पूछता है. सपोज दैट हमने थ्योरी पढ़ा फोर्स के बारे में, तो कभी भी बोर्ड या 11th में व्हाट इज़ फोर्स नहीं पूछा जाएगा. उसमें ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फोर्स. फोर्स का यूज़ क्या है.
यानी उसका यूज़ एंड एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ हम फिजिक्स में पढ़ेंगे उसका यूज़ एंड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हमें पढ़ना है और उसी को हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट वी स्टार्ट द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स एंड दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है, दैट इज़ द फिजिकल वर्ड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल वर्ड के बारे में और फिजिकल वर्ड आज के इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, आज इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फिजिकल वर्ड को। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज द फिजिकल वर्ड। यू कैन सी हियर इट इज रिटन हियर वेरी क्लियरली। ओके, सबसे पहले बात आती है कि साइंस, हम लोगों ने क्लास 10 तक साइंस पढ़ा। साइंस में 3 पार्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। वेदर द साइंस इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। फिजिक्स, the part of the science which used to deal with the physical phenomena or a physical concept, that is the physics. The part of the science which used to determine the chemical formula or chemicals, that is the chemistry, वो next teacher आपको पढ़ाएंगे. And the physical, the part of the science that used to determine the biological things, that is considered under the biology. बेटा फिजिकल या फिजिक्स कि अगर हम बात करें तो फिजिक्स मेनली कॉन्सेप्ट होता क्या है? फिजिक्स में हमें पढ़ना वो सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं या जो हमें समझ में आती हैं, जो हमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर द फिजिक्स। वो सारी चीज़ें जिनको हम देख पा रहे हैं, जिनको हम सुन पा रहे हैं, जिनको हम समझ पा रहे हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर द फिजिक्स। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लूँ एवरीथिंग इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, सारी चीज़ प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, वीडियो सारे प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, वॉइस है क्लियर। सो हमें पढ़ना है फिजिक्स में फिजिकल फिनोमेना के बारे में, वो सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, जो हमें ऑब्जर्व होती हैं, दैट इज़ कंसिडर अंडर द फिजिक्स। ओके, सो फिजिक्स बेसिकली होता क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द फिजिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एंड डेरिवेशंस। यानी एनसीईआरटी में एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है कि what is the physics which used to determine the physical concept or a physical formula, the part of a science which used to determine the physical concept on the basis of the derivation and law. Some laws are used there. कुछ भी फिजिक्स में ऑब्जर्व करने के लिए पहले उसमें एक लॉ बनाया जाता है। लॉ क्या होता है? एक ऐसा प्रिंसिपल दैट यूज टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। उस प्रिंसिपल को हम हर जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लॉ। यानी एक ऐसा रूल जो हर पार्ट में अप्लाई हो। सपोज दैट द रूल ऑफ द ग्रेविटी, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, समझना, कोशिश करना समझने की कि व्हाट इज द लॉ ऑफ द फिजिक्स। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं और अ फोर्स अंडर द ग्रेविटी। सपोज दैट हियर वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड the gravity is applying in a downward direction, then what will be the weight? The weight will be the m into g, and it is always applied in all direction, everywhere it is applied. If you are under the inside the earth, then everywhere the gravity force will be applied, and that used to measure the gravitational mass or a weight. हम उससे mass या weight measure कर सकते हैं gravity force से, and that is called the physics. Okay, is that clear to everyone? फिजिक्स में क्या होता है कि हम वो सारे कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ को टच करके, ऑब्जर्व करके, या किसी भी चीज़ को हम देख करके ऑब्जर्व कर सके, जिसको हम कर सकते, दैट इज़ कंसिडर अंडर द फिजिक्स। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ लॉस आइडेंटिफाई करने रहते हैं, और लॉस को आइडेंटिफाई, वो लॉस, वो चीज़ें होती हैं, वो टर्म्स होते हैं विच इज़ अप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी कंडीशन, दैट इज कॉल्ड द लॉ। उसके बाद क्या आता है कि क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद द मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ पे 4 वर्ड आए हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, 4 वर्ड्स आर गिवन है। 4 वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब चारों का पहले मतलब हम समझ लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज ऑल 4 वर्ड्स। मीनिंग इज हियर मैकेनिक्स। Mechanics is the part of a science, or we can say the part of a physics which used to observe the force, the concept of the force. जहाँ जहाँ पे भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करके कोई चेंजेस ला रहे हैं,
वो सारे पार्ट को कौन आइडेंटिफाई करता है? द पार्ट इज आइडेंटिफाइड अंडर द मैकेनिक्स। वो मैकेनिक्स में आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो सारे पार्ट्स, जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करके कोई भी चेंजेस लाते हैं। सपोज दैट आप साइकिल से जा रहे हो और आपके किसी फ्रेंड ने फोर्स लगाया और आपकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, दैट विल बी कंसिडर अंडर द मैकेनिक्स। उसको मैकेनिक्स में लाते हैं। हमने फोर्स लगाया, स्प्रिंग को ब्रेक कर दिया, दैट इज कंसिडर अंडर द मैकेनिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या था? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उनके मूवमेंट होता है, डायनेमिक मीन्स मूवमेंट है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द ऑप्टिक्स। ये आपको बेटा ऑप्टिक्स आपको मिलेगा क्लास 12th में मिलेगा। ऑप्टिक्स मीन्स द फिनोमेना ऑफ अ लाइट। लाइट का जितना भी फिनोमेना होता है, लाइट की वजह से जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी वेरिएशंस होते हैं, दैट इज कंसिडर्ड अंडर द ऑप्टिक्स। एंड द लास्ट वन इज द थर्मोडायनेमिक्स। ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स द प्रॉपर्टीज, द चेंज इन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज अंडर द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर वेरी करते हैं तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आती है, दैट इज कॉल्ड द कंसिडर्ड अंडर द थर्मोडायनेमिक्स। उसको थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में कंसिडर करते हैं। So mechanics you will study in the class 11, optics you will study in the class 12, electrodynamics you will study in the class 12 and thermodynamics you will study in the class 11. Okay? So आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फिजिक्स में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। The observation, the physics is considered under the observation, principle, basic theory and concept. इन चारों चीज़ों पर हम फिजिक्स को अप्लाई करते हैं। यानी फिजिक्स कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन कर सकें, किसी भी चीज़ को हम देख करके ऑब्जर्व कर सकें, उसको देख करके समझ सकें, उसको देख करके हम मेज़र कर सकें, उसमें उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। अब ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। हमें एक प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। सॉरी, हमें एक प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। प्रिंसिपल मीन्स अ लॉ, एक ऐसा लॉ जो हर जगह फॉलो होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। फिर उसके प्रिंसिपल बनाने के बाद हमें उस पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक थ्योरी बनानी पड़ेगी। हमें उस पर एक थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि किस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं और क्या हमने ऑब्जर्व किया। एंड द लास्ट वन इज द कॉन्सेप्ट, यानी उस पूरे कॉन्सेप्ट को हमें क्रिएट करना पड़ेगा, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अंडर द फिजिक्स। ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सारी चीज़ें जितने भी हम टर्म्स पढ़ेंगे फिजिक्स में, ये सारे प्रोसेस से होते हुए हम जाएंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ अ नेचर एंड अ नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स हमारा किस चीज़ से रिलेटेड होता है? टेक्नोलॉजी से, TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी से रिलेटेड होता है। यानी फिजिक्स हमारा कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हमारा डेवलप हो रहा है तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी टेक्निकल थिंग्स अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो बिना फिजिक्स के, बिना फिजिकल फिनोमेना के उसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। सपोज दैट इफ़ वी आर क्रिएटिंग द कंप्यूटर, उसमें भी कहीं ना कहीं फिजिक्स लगता है। कंप्यूटर हमने बनाया, कंप्यूटर में भी फिजिक्स लग रहा है। फोर्स हमने लगाया, की को प्रेस किया, इनपुट मिला, इनपुट से हमें आउटपुट मिल गया। सो कोई भी टर्म्स होगा, कोई भी नेचुरल फिनोमेना होगा, उसमें अगर फिजिक्स आएगा ही आएगा। यानी टेक्नोलॉजी या सोसाइटी में कोई भी चीज़ें होंगी तो वहाँ पर फिजिक्स अप्लाई होगा ही होगा। सोसाइटी की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द सोसाइटी इन द मॉर्निंग वी अगर हम अपने डेली रूटीन की बात करें तो डेली रूटीन में फिजिक्स कहाँ कहाँ पर होता है? वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उठते हैं, वी यूज़ अ ब्रश, उसमें भी फिजिक्स लगाते हैं। फोर्थ लगाते हैं तो ब्रश हमारा होता है। वी यूज़ टू कुक द फूड, उसमें भी फिजिक्स है। टेम्परेचर हमने यूज़ किया, टेम्परेचर से हमने चेंजेस कर लिए, फिजिकल चेंजेस कर लिए। सो अगर हम पूरे दिन की बात करें, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ द फिजिक्स। बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम फिजिक्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसने बताया फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ अ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना। हमारे जो नेचुरल फिनोमिनास होते हैं, ब्लो ऑफ द विंड, हवा का चलना, वो भी हमारा फिजिक्स पे बेस्ड होता है। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह, वेरिएशन की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, वो भी हमारा फिजिक्स में आता है। सो ऑल द थिंग्स बेस्ड ऑन द नेचर इज कंसिडर अंडर द फिजिक्स। सारे फिनोमिनास में कहीं ना कहीं फिजिक्स अप्लाई होगा ही होगा।
चलो आगे देखते हैं क्या है द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ द फोर्स इन अ फिजिक्स। फिजिक्स का जो सबसे मैकेनिक्स का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज द फोर्स पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या है, फोर्स है। और फोर्स हमारे कितने तरह के होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर। 3 तरह के फोर्स को ऑब्जर्व किया, और भी कई तरह के फोर्सेस होते हैं बट हमें 3 मेन यहाँ पे फोर्स ऑब्जर्व करने हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी कोई भी फोर्स लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट में तो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ वी आर ड्रॉपिंग दिस पेन, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स इन अ डायरेक्शन, नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी, इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स और अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑफ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 2 मैग्नेट होते हैं, अगर हम पास जाते हैं दे गॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जब डिफरेंट पोल्स होते हैं, जब सेम पोल्स होते हैं दे अट्रैक्टेड आउटवर्ड्स इन अ डायरेक्शन, सॉरी दे रिपल्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, उसको रिपल्सन बोलते हैं। तो दैट इज अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द लास्ट वन इज द न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स के बाद द फोर्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। और ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों फोर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, द फोर्स बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स। एंड द फोर्स बिटवीन द 2 एटम्स इज कॉल्ड द वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम सुना होगा, लाइक एज अ यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, यूरेनियम का UR इज द सिंबल एंड द एटॉमिक नंबर इज द 92 एंड द एटॉमिक मास इज 235। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसमें वीक फोर्स होता है। दे यूज टू रेडिएट द अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, दैट इज द न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, नाउ द लास्ट इज हियर द फिजिकल क्वांटिटी एंड हाउ इट इज यूज्ड टू राइट द फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज द यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी में 2 पार्ट्स होते हैं, द वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज द यूनिट। यानी बेटा अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है, फिजिक्स में हमें लिखना है, यानी फिजिक्स हम कोई भी चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो देयर वी आर यूज टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स। सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, डिराइव करके निकालते हैं, ऑब्जर्व करके निकालते हैं। और अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी तो हमें उसके साथ में यूनिट लिखना पड़ेगा। यूनिट हमें आइडेंटिफाई करता है कि वेदर दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑफ विच टाइप, किस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू है। सपोज दैट इफ वी यूज टू राइट द यूनिट न्यूटन, सो वी कैन से द न्यूमेरिकल टर्म्स इज फोर्स। हमारा जो न्यूमेरिकल टर्म्स है वो क्या है, फोर्स है। इफ वी यूज टू राइट द किलोग्राम, सो वी कैन से द न्यूमेरिकल टर्म इज मास। इफ वी यूज टू राइट सेकेंड, द न्यूमेरिकल टर्म इज time. If you use to write the meter, the numerical term is length. So all these things are considered under the physics. तो बेटा फर्स्ट चैप्टर जो आपका है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें पूरे चैप्टर में यही है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हमें टाइम एक्सपेंड नहीं करना है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। रेयर केस में 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, नथिंग एट ऑल। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सो इस पूरे चैप्टर में जो फिजिकल वर्ल्ड पहला चैप्टर है उसमें पूरे चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ऑल दिस कॉन्सेप्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड देयर। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। ओके, सो बेटा एक चीज़ और, एंड करने से पहले एक चीज़ मैं और बोलूँगा, आप लोग बुक्स जरूर परचेज कर लो क्योंकि बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। If you don't have a book, you are not going to study properly in the class 11th और 12th, क्योंकि 11th 12th में एक ऐसा लेवल आ जाता है जो 10th के लेवल का 3 टाइम्स होता है। यानी 10th का सिलेबस और 11th के सिलेबस में इतना डिफरेंस होता है, 3 गुने का ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक रीडिंग करेंगे तभी हमें कुछ ना कुछ आएगा। उसके लिए बुक परचेस करना बहुत ज़रूरी है। सो एज फास्ट एज सून एज पॉसिबल बुक आप परचेस कर लो, किसी से ले लो, किसी से सेकंड हैंड ले लो, कैसे भी कर लो, लेकिन बुक आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और असाइनमेंट, जो भी आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे वीडियोस के साथ, दैट इज़ द वेरी मस्ट फॉर यू ऑल। असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, तो असाइनमेंट ज़रूर करना, क्योंकि थोड़े थोड़े स्टेप्स ही आपको एक टॉप लेवल पर लेकर जाएंगे। कहते हैं ना कि सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हमें एक एक स्टेप चढ़ना पड़ता है, तो जब सीढ़ियाँ चढ़ना हमें टॉप पे जाना है तो एक एक स्टेप हमें चढ़ना पड़ेगा। ओके, सो आज की क्लास में बेटा इतना ही। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, एक फर्स्ट चैप्टर की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सिलेबस, और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट 11th के ही कॉन्सेप्ट से नहीं, 12th के कॉन्सेप्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट के कॉन्सेप्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। बेटा पढ़ाई करते रहो, बुक्स परचेस कर लो, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, बाय बाय।